हेलो। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। मैं सीमा चौहान इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हमेशा आपके लिए नई और उपयोगी जानकारी लाने की कोशिश करते हैं और आपके उत्साहवर्धक भागीदारी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। पिछले सत्र में हमारे सीईओ सर ने लिस्ट में हुई महत्वपूर्ण बातों को बताया और इस पर जोर दिया कि हम नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। उनके बाद हमने दो खास मेहमानों को बुलाया था। उनमें से एक थे दीपक सर, जो पंचगंगा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने हमें बताया कि डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके बैंकिंग सेवा में कैसे सुधार किया जा सकता है। दूसरे मेहमान थे उत्कर्ष भार्गव जी। उन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्व पर जानकारी दी। अब तक के सभी सत्रों में आप सब ने अपने काम से समय निकालकर पूरी उत्सुकता के साथ हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपकी सहभागिता और बातचीत के प्रति आपका उत्साह देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आज के सत्र में हमारे सीईओ गिरीश सर शुरू में पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां और नए अपडेट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमें बहुत खुशी है और गर्व महसूस होता है कि हम आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या का समाधान एनपीए नॉन बैंकिंग एसेट्स के जरिए कैसे किया जा सकता है। इस विषय पर श्री अशोक कृष्णाजी नाइक सर बात करेंगे। अशोक सर जी का सहकारी बैंकिंग में 42 साल का अनुभव रखा है। वो बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञ है। उन्होंने कई सहकारी बैंकों को एनपीए की समस्या को हल करने में मदद की है। उनके मार्गदर्शन में कई संस्थाओं ने अपने एनपीए को ठीक से संभाल कर अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम इस मौके पर उनका धन्यवाद करते हैं और उनके सुझावों से सीखने की उम्मीद रखते हैं। श्री अशोक नाइक सर सहकारी श्री अशोक नाइक सर ने गैलेक्सी इनमा के माध्यम से 8 वर्षों तक का सहकारी संस्थाओं में प्रमुख प्रचारक की भूमिका निभाई है। वे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिससे उन्हें सहकारी बैंकों के दैनिक कामकाज का गहन ज्ञान है। उन्होंने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सहकारी संस्थाओं को उनके कामकाज के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया है। सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा उन्होंने भारत के प्रमुख सहकारी संगठनों के कर्मचारियों को डेटा संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्री अशोक नाइक सर जी का मैं यहाँ इस संवाद में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हमारे गिरीश सर आगे की प्रोसेस मैं अभी गिरीश सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सीमा जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले सभी को मैं थैंक बोलना चाहूँगा कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल में अपनी समय निकाला और हमारे साथ फिर से एक नए संवाद की कड़ी में आप जुड़ गए हैं। जैसे सीमा जी ने बताया, आज की संवाद की कड़ी इस चीज़
के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो हर एक बैंक अपनी तरफ से कोशिश करेगी। उसको वो सेशन से पहले मैं अपनी तरफ से जो हर संवाद में महीने का जो ओवरव्यू या अपडेट देता हूँ, तो उसको मैं अभी शेयर करूँगा। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो जिसकी सहायता से मैं आप सभी को हमारी पिछले महीने कैसे रही और आगे वाला जो महीना है ये हमारे लिए क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे पता है कि सारे बैंकों को इस बात के लिए इंटरेस्ट है कि वो अगले सेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात ये प्रेजेंटेशन के थ्रू रखूँगा और कोई बताइए कि आप मेरा प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, तो पहले पिछले महीने का कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली पॉइंट उसमें ये है कि जो हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि कस्टोडियन जो हमारा कोर बैंकिंग प्रोडक्ट है, इसका टेक्निकल अपग्रेड करते हमें बहुत दिन हो गया था, लगभग 2 साल से ज़्यादा। और ये हुआ था कि कस्टोडियन का टेक्निकल वर्जन, ओरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का वर्जन जिस बैंक में 23.10.1 तक भी चल रहे हैं, उन सभी बैंकों को वीएपीटी करने पर एक सीवियर या हाई क्रिटिकल वाला ऑब्जर्वेशन सभी वीएपीटी ऑडिटर से आता था कि जिस ओरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के वर्जन हर एक बैंक चूज किए हैं और रन कर रहे हैं, वो पेरेंट कंपनी जो ओरेकल है उनसे उसका सपोर्ट और लाइफ एंड हो गया है। तो इसीलिए बैंकों को रिस्क रहता है कि वो एंड ऑफ लाइफ वाला एप्लीकेशन सर्वर चला रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से जो टेक्निकल अपग्रेड करना है कि ओरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट का वर्जन जो अपग्रेड करना है, जिससे कि वीएपीटी में आप टेक्निकल वर्जन के पॉइंट पर ग्रीन रहे, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ा। और मुझे खुशी होती है कि हमारे लगभग साल 1.5 साल का जो एफर्ट है उसका टेक्निकल अपग्रेड करने की, वो हम कर पाएँ। और ये भी मैं खुशी से बोल सकता हूँ कि हमारे कुछ बैंक्स हैं जिनको हमने पायलट पे चुना था, वो नए वर्जन के साथ वीएपीटी भी रन किए हैं और चल भी रहे हैं। और ये अभी टेक्निकल वर्जन के हिसाब से जो इशू आ रहा था वीएपीटी में, अभी हमारे प्रोडक्ट में नहीं आएगा। हम आगे चल के आगे वाला महीने में हम क्या करने वाले हैं, जब इसके बारे में बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम ये सारे बैंकों को ये नया टेक्निकल वर्जन जो है इसको रोल आउट करेंगे जल्दी से जल्द, ताकि जो कोई भी बैंक वीएपीटी करना चाहता है, या तो उनकी प्रीमाइस पे या तो क्लाउड पे, वो करने के बाद आपको सीवियर वाला फाइंडिंग नहीं रहेगा कि ये प्रोडक्ट सपोर्टेड नहीं है। तो ये हमारी तरफ से बहुत एफर्टफुल रहा था और आगे जाके हम इसी टेक्निकल वर्जन पे नए फीचर्स रिलीज करेंगे ताकि आप ग्रीन और कंप्लायंट रहे। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि कस्टोडियन जो हमारा कोर बैंकिंग प्रोडक्ट है अभी नए टेक्निकल वर्जन पे अपग्रेड हो गया है। ये हुआ है एक पॉइंट। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज हम अचीव कर पाए पिछले महीने कि सोर्स कोड ऑडिट हमारे कस्टोडियन और एड-ऑन्स का खत्म हो चुका है। जो सर्टेन एम्पैनल्ड वेंडर से हमने ये काम हम उनको एसोसिएट किया था, वो उन्होंने अपने काम सारा खत्म कर दिया है और उसका जो रिपोर्ट होता है और सर्टिफिकेशन होता है, वो अभी हम लोग उसके ऊपर कैसे बैंकों तक पहुंचाए, इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो दूसरी बड़ी बात है जो पिछले महीने हमारे लिए हुई है, वो भी बहुत महीने की
महीने का एफर्ट है और आज हम बोल सकते हैं कि हमारा कस्टोडियन और बाकी सारे एड ऑन्स अभी सोर्स कोड ऑडिटेड है बाय एम्पैनल्ड वेंडर। अगर मैं सोर्स कोड ऑडिट के बारे में थोड़ा और बात करूं, आप सभी जानते हैं कि आजकल आरबीआई ये मैंडेट करते हैं कि बैंक्स जो भी सॉफ्टवेयर उनको चलाने के लिए यूज करते हैं वो सारा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया जाए। उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस भी आते हैं और जिस तरीके से कोडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्या हमने सारे पासवर्ड एन्क्रिप्ट करके रखे हैं, क्या कोई आसानी से हैक नहीं कर रहा है, क्या कोई दूसरे की तरह सिस्टम को यूज कर नहीं पा रहा है। ये सारे चीज का रिव्यू होता है और ये सर्टेन एम्पैनल्ड वेंडर को स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जब वो सोर्स कोड रिव्यू करते हैं तो ये चेक करें कि सारा जो सोर्स कोड लिखा गया है ये सही तरीके से लिखा गया है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे लिए ये आसान नहीं था कि हम लोग कस्टोडियन एक कोर प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके अलावा भी 30 से ज़्यादा हमारी एड ऑन्स है। सारे मिला के लगभग 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड बनते हैं। 10 लाख कोड की लाइन लिखे हैं हम लोगों ने और कुछ लाइन्स उनमें से वो टूल यूज करके चेक करते हैं और कुछ लाइन जो होते हैं मैन्युअली भी चेक करते हैं। तो हमने हमारी सर्टेन वेंडर से एसोसिएट किया, उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम उनको देना स्टार्ट किया और ये सारा सोर्स कोड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिव्यू जो है हमने शुरू किया है फरवरी में। अभी ये सोर्स कोड रिव्यू दो साइकिल्स में चला। एक जब फरवरी में इन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने अपनी टूल से अपनी मैनुअल वर्क से चेक करके हमें बताया कि हमारे सोर्स कोड में क्या खामियां हैं, किस चीज़ को हमें चेंज करना है और कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या इश्यूज हैं। तो हमने उन सारे ऑब्जर्वेशंस को समझा और सारे टीम्स को बताया कि हमें ये सारे फिक्स करना है और वो उसके अलावा भी वेंडर की तरफ से जो टूल्स यूज कर रहे थे उसको उन्होंने फाइन ट्यून किया। सारा मिला के हमें इतने टाइम लगा कि हम सोर्स कोड को पूरा तरीके से 2 राउंड में ऑडिट कर पाए और हमें खुशी है कि दूसरी राउंड में जब हमने फिक्स करके ऑडिटर को अपना कोड प्रेजेंट किया तो अभी कोई भी वल्नरेबिलिटीज हमारे कोड में नहीं रहा है। तो चाहे आप कस्टोडियन यूज कर रहे हो या कोई भी एड ऑन यूज कर रहे हो वो आपके लिए सिक्योर रहेगा। जो भी ऑब्जर्वेशन हमने किया है ये हमारी नया वाला जो रिलीज बनेगा उसमें वो सारे इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे और अगर कोई भी बैंक उनको सेपरेट ऑडिटर है जो सोर्स कोड ऑडिट रिव्यू करवाना चाहता है इसके लिए भी हम सुविधा कर रहे हैं। सोर्स कोड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको और ज़्यादा आगे जाके इंफॉर्मेशन देंगे। तो सोर्स कोड ऑडिट का सर्टिफिकेट हमारे लिए मिलना ये भी बड़ी बात है जो पिछले महीने हुआ है। इसके अलावा भी जैसे कि आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आरबीआई अपनी तरफ से गाइडलाइन इश्यू करना कंटिन्यूस रखते हैं और नया वाला जो आरबीआई का गाइडलाइन आया हुआ है वो कंटिन्यूस क्लियरिंग के बारे में है, जिसमें बैंकों को ये उनका जो क्लियरिंग का करंट प्रोसेस है इसको बहुत चेंज करना होगा और क्या क्या और सॉफ्टवेयर में हमारी तरफ से चेंज आएंगे इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। हम आरबीआई के एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं, हम जिन लोगों से सलाह लेनी है उनसे भी रीच कर रहे हैं और कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में हमारा क्या अप्रोच रहेगा, क्या चेंजेस रहेंगे, हमें मतलब लिस्ट को ज़्यादा लगेगा या बैंक को ज़्यादा लगेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हमारी तरफ से डिस्कशन और एनालिसिस हो रहा है और हम ये देखते हैं कि ये जल्द ही हम खत्म करेंगे। हम डिसीजन लेंगे कंटिन्यूअस क्लियरिंग हम कैसे कर पाएंगे और आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी दे के रखेंगे।
पिछले संवाद में भी इस बात के बारे में मैंने बात किया था कि हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अभी जोर पकड़ रहा है। बहुत सारे बैंकों को परमिशन मिल रहे हैं कि वो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ले सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों। तो हमने सोचा कि अभी सही वक्त है, जो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रहे हैं उनको भी एक नया वाला चेहरा दिखाएं, नया वाला एप्लीकेशन दे दे जो और ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ और ज़्यादा फीचर के साथ आएगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी हमारे सोसाइटी और बैंक मोबाइल बैंकिंग की परमिशन उनके लिए नहीं है और वो लोग हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो हमें खुशी होगी आपको कि मोबाइल बैंकिंग हमारा जो नया बन रहा है, जो ओल्ड वाला है, ये सारा चीज के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे और हमारे लिए आगे चल के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक फोकस एरिया रहेगा। हम इसी में लगातार नए चीज़ों को लेके आते रहेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा और जब भी हम संवाद पे रहेंगे, हमने उस महीने में क्या क्या नए चीज़ों को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लेके आ रहे हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। इसके अलावा मेरा आखिरी पॉइंट है कि पिछले महीने क्या बढ़िया चीज़ हमारे लिए हुआ है। तो एक SMS मित्रा मेरे लिए बहुत फिर से खुशी की बात होगी कि हम लोग एक नया एप्लीकेशन बना रहे हैं और ये एड ऑन बैंकों को बहुत यूजफुल होने वाला है और मैं इस संवाद को एक अवकाश मानकर इसको लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने SMS मित्रा का एप्लीकेशन बना लिया है, ऑलमोस्ट रेडी है टू गो लाइव। ये क्या है, कैसे दिखेगा, हम आगे चल के देखेंगे उसको, बट हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग SMS मित्रा एप्लीकेशन हम बना पाए हैं। तो ये थे हमारे पिछले महीने के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारी तरफ से। इसके अलावा भी हमारा रेगुलर जो बग्स रिपोर्टिंग, बग फिक्सिंग, एनहांसमेंट पे जो काम करना है, रक्षक 2.0 पे जो भी काम करवाना है, ये सारे काम हमसे चल रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। जो भी बैंक स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्वेश्चन है, हम बैंक स्पेसिफिक करके बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए जैसे मैंने बताया कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक और प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और हम इसका नाम रखे हैं SMS मित्रा। तो चलिए देखते हैं SMS मित्रा में क्या है। तो पहले अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आजकल आप देख रहे हैं कि RBI SMS बेस्ड चैनल जो हैं, इसके ऊपर अभी फिर से फोकस करना चालू कर दिया है। ये पहले भी था, कुछ टाइम था जब हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था और बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे क्रेडिट यूनियंस और सोसाइटी SMS के जरिए बहुत सर्विसेज उनके कस्टमर तक पहुंचा रहे थे। आज के दिन में आप देखोगे तो SMS फिर से जोर पकड़ रही है और हमें लगता है कि बैंकों को रेगुलेटरी की तरफ से और उनकी कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से और सिक्योरिटी के हिसाब से SMS के बारे में सोचना चाहिए। जो बैंक अब तक SMS के बारे में ट्रांजैक्शन SMS छोड़ के अगर कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, मेरे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी SMS की पावर को आप इवैल्यूएट करो अपने बैंक में, क्योंकि आप सभी जानते हैं SMS ऐसा चैनल है जिसको इंटरनेट और बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं चाहिए। तो SMS मित्रा वही काम करता है और इसको हम फेज वाइज में हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम देखते हैं SMS मित्रा में क्या है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा और मानो आप कहीं जा रहे हैं और आपको अपनी बैंक की तरफ से एक ऐसा SMS आता है कि आपके बैंक के ट्रांजैक्शन या आपके बैंक के अकाउंट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा मैसेज नहीं आएगा, कोई बैंक ऐसे भेजेगा मुझे नहीं लगता है, बट मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आपको कुछ एसएमएस आएगा और आपको भी लगेगा कि मैंने बैंक की तरफ से, अपने अकाउंट की तरफ से कुछ नहीं किया है, क्यों मुझे ऐसे एसएमएस आ रहे हैं, ऐसा लग सकता है। अगर आपको डाउट आए कि मेरा अकाउंट सेफ रहना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो आज के दिन में कि घबराने के बदले में हमारे पास ऐसे एक सुविधा होगी कि मैं एक अपने बैंक को अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अगर एक मैसेज भेज पाऊं, फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि मैं अपने बैंक को एक एसएमएस भेजा, ब्लॉक ऑल। ये कोड भेजने के बाद मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं इसको अनब्लॉक ना करूं, जब तक मैं पूरी तरह से चेक कर लूं। और अपनी तरफ से मैं बैंक कस्टमर की तरफ से बहुत बात कर रहा हूं। अगर मैं एक बैंक कस्टमर हूं और मेरे बैंक से कुछ एसएमएस आता है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुआ है, तब मेरे को एक सुविधा रहेगी जो बैंक हमें प्रोवाइड करेगी, जिसके ब्लॉक ऑल इंस्ट्रक्शन भेज दिया तो बैंक की तरफ से, कस्टोडियन की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से अनब्लॉक भी किया जा सकता है जिस तरीके से लॉक किया जाए। तो ये सिनारियो बहुत आसानी से आजकल आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपके कस्टमर आके आपको पूछते हैं कि क्या ऐसा सुविधा है आपके पास जिससे कि हम लोग अपने अकाउंट को एसएमएस से भी कंट्रोल कर पाएं। ये सारे चीज एसएमएस मित्रा में है। तो एसएमएस मित्रा का काम यही है कि हमने स्पेसिफिकली इसके लिए ये डिजाइन किया हुआ है कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज को एक और तरीका दें और एक और सहूलियत दें जो वो उनके कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं कि उनके कस्टमर्स उनके अकाउंट की कंप्लीट कंट्रोल एसएमएस यूज करके कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमारी तरफ से है, ये सिर्फ ब्लॉक और अनब्लॉक के लिए नहीं रहेगा, ये और ज़्यादा काम करने के लिए भी रहेगा। तो हम इसको लगातार और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे आगे जाके, और इसीलिए हमारे लिए एसएमएस मित्रा ब्लॉक और अनब्लॉक यूज़ करने के लिए ये तो हमारे लिए शुरुआत है। आगे चल के हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा फंक्शंस लेके आएंगे, चाहे वो चेकबुक रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कुछ और इंस्ट्रक्शन हो जो बैंक अपनी तरफ से सोचना चाहती है। इन सारे चीज़ों को हम आगे चल के करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एसएमएस मित्रा के बारे में आगे चल के हम और ज़्यादा बात करेंगे और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ये उनके लिए भी बहुत सहूलियत देगा जहाँ पे हमारे नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी मेरा अकाउंट में कंट्रोल करना चाहता हूँ। बहुत सारे आजकल सीनियर ये स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनको ओल्ड फोन, वो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। ये सारे टाइप के कस्टमर्स आपके जो होंगे और उनको अगर उनके अकाउंट को प्रोटेक्ट करके रखना है तो एसएमएस मित्रा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये पिक्चर के साथ मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं, जब एसएमएस मित्रा आप लोगे बैंक की तरफ से तो आपको लॉगिन करने के लिए एक प्रोविजन मिलेगा, आपको अकाउंट मिलेगा जहां पे आपका यूजर नेम रहेगा, बैंक स्पेसिफिक, क्रेडिट सोसाइटी स्पेसिफिक, एक यूजर नेम और पासवर्ड आपकी अलग रहेगी। जब आप लॉगिन कर रहे हो पहली बार तो साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक एसएमएस मित्रा की तरफ से एक डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे आपने कितना एसएमएस का टॉपअप किया है, आपके बैलेंस क्या है, आप कितने चीज़ों को यूज कर रहे हैं और आपकी जो भी रिपोर्टिंग होना चाहिए वो सारा आपको मिल सकता है। तो एसएमएस मित्रा बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होने वाली है। इसके बारे में जब हम पूरा रेडी होंगे तो हम इसका डेमो भी दिखाएंगे, हो सकता है अगले संवाद में। तो हमारे लिए ये एक नया प्रोडक्ट है जो हम लेके आ रहे हैं। तो इसको यूज करके आप अपनी अकाउंट को ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग इंस्टेंट कर सकते हैं और वो भी एसएमएस यूज करके। ये 24/7 अवेलेबल रहेगा हमारी तरफ से जो सोल्यूशन है, और इसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर लग रहा है कि क्यों एसएमएस मित्रा को चूज
यूज करें आप, तो सिक्योरिटी का जो आपका मेजर्स होना चाहिए ये एनहांस करने के लिए, अगर आपके कस्टमर्स को बाकी तरीके से भी अगर वो उनको यूज करना है बैंकिंग सर्विसेज, तो उसके लिए भी एसएमएस मित्रा हेल्प करेगा कि आपके लोग, आपके कस्टमर एसएमएस यूज करके चेकबुक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसएमएस यूज करके अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अकाउंट एसएमएस यूज करके ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये सारा चीजों को वो कर पाएंगे एसएमएस यूज करके आगे चल के। हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपके कस्टमर्स का बैंक के लिए अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि ये सुविधा आप अपने कस्टमर को दे रहे हो। फिलहाल के लिए हमने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पढ़ा है। यूपीआई में तो ये मैंडेटरी है कि हर एक बैंक एक एसएमएस एक नंबर ऐसा दे कस्टमर्स को जिस पे वो बोल सकते हैं कि मैं नहीं किया ये ट्रांजैक्शन, तो मेरा वाला ट्रांजैक्शन या मेरा वाला अकाउंट ये सारा बंद कर दो। ये अभी आरबीआई की तरफ से मैंडेटरी हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स को, उसका कंप्लायंस भी एसएमएस मित्रा यूज करके हो जाएगा। तो लगभग ये सारे चीज रहेंगे आपके लिए, क्यों आपको एसएमएस मित्रा यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे इस महीने में हमने क्या क्या किया है, हमारे तरफ से क्या नया है। अगले महीने में और ज्यादा हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके, बट मुझे 2-3 चीजों के बारे में जो हम लोग प्लान कर चुके हैं, जो हम करने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना सेशन हैंड ओवर करूंगा हमारे गेस्ट के लिए। पहले रहेगा कि जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ, हमारे लिए एसएमएस मित्रा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हमारे कस्टमर्स हमसे पूछ रहे हैं, कुछ कस्टमर्स को हमने एडवांस डिस्कशन में हैं, हम उनके साथ जाएंगे और वो पायलट कस्टमर रहेंगे हमारे जो एसएमएस मित्रा को यूज करेंगे। दूसरी बात, जो कस्टोडियन टेक्निकल अपग्रेडेड वाला है, इसको रोल आउट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए 2 बैंक हमारे नए वाले अपग्रेडेड वर्जन के साथ कस्टोडियन को यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम इसका रोल आउट कर दें, तो वो हमारी फोकस रहेगी अगले महीने में। कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में हम पूरा क्लैरिटी के साथ आपको बताएंगे कि हमारी तरफ से क्या रहेगा, बैंक की तरफ से क्या रहेगा, ये भी हमारी फोकस रहेगा अगले महीने के लिए। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अपडेट रहेगा कि हमारे नया मोबाइल एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस कैसा है, क्या आप iOS पे यूज कर सकते हैं, ये सारा ये हमारे अगले महीने का फोकस रहेगा, ये सारा हमारा काम रहेगा। इसके अलावा भी जो हम आज के दिन में कर रहे हैं, ये सारे चीज हम करते रहेंगे एज अ BAU। मैं देख पा रहा हूँ कोई हाथ उठा रहा है जिससे कि वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाए। जैसे हम हर संवाद में करते हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, मैं आपके अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस है आप या तो लिख के रखो या तो चैट पे डाल दो, तो हमारा अगला सेशन होने के बाद हम आपके क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा गया वहां से हम लोग उसको पढ़ के आपके उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ठीक है, फिर से आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने हमारा संवाद को ज्वाइन किया है। आप सभी को हम बता पाएं कि हम पिछले महीने क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण वाली हम कर पाएं और इस आगे वाले महीने में हमारे क्या फोकस रहेगा। यही थी मेरा सब्जेक्ट कि मैं आपको इस चीज़ों से अवगत कराऊं। तो मैं फिर से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अशोक सर को कि उनके जो सेशन है वो अभी अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं। तो सर, अशोक सर, आर यू एबल टू हियर अस एंड व्यू आवर सेशन? अशोक जी, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अनम्यूट कीजिएगा। और हाँ, मैंने अनम्यूट किया है। Yes, sir. We can hear you clearly. Yes, we can hear you and we can see you. Fantastic. तो आप आगे बढ़ सकते हैं सर। सभी को नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन तो ही करवा दिया है। लास्ट 42 years आई एम इन दिस सेक्शंस, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। मेरा करियर मैंने शुरू किया एज अ क्लार्क and I have taken VRS as a CEO from Vasai Janata Sahakari Bank.
और पिछले 12 साल एक कंपनी चला रहा हूँ, गैलेक्सी इन्मा सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की, और सभी बैंकों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जो कुछ सर्विस लगती है वो सभी मैं देता हूँ। अभी मेरा कंपनी का जो Ashok sir, your mic is muted. Ashok sir, your mic is muted. Mute हो गया सर. ठीक है, सुन सकते हो? Yeah, सकते हो? continue sir. Yeah. तो मेरा ही खुद का क्लाइंट कंपनी का जो है 125 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 100 क्रेडिट सोसाइटीज है। मैं लीज सॉफ्टवेयर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस तरह से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी लोगों के साथ बात करने का एक मौका अवेलेबल किया। इसीलिए मैं सभी लीज सॉफ्टवेयर के जो डायरेक्टर्स है, सीईओ है और कोई जो कर्मचारी है, सभी लोगों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं। और मैं अभी मेरा सेशन शुरू करता हूं। सभी बैंकों को और सभी क्रेडिट सोसाइटी को एनपीए का प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है। हम कर्जा देते समय, लोन सैंक्शन करते सिचुएशन मार्केट में ऐसी होती है कि लोन का रिपेमेंट नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी हमने ले ली है और अकाउंट रिस्ट्रक्चर होता है, फिर भी रिपेमेंट नहीं होता है। ऑल आर हियरिंग मी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. या और बैंकों का और क्रेडिट सोसाइटी का एनपीए बढ़ रहा है। इसके लिए एनपीए मैनेजमेंट जो होता है वो एनपीए मैनेजमेंट फ्रॉम डे बिगिनिंग होना चाहिए। हमारा खाता तभी एनपीए होता है जो जिस दिन लोन डिसबर्स होता है उसी दिन वो एनपीए होता है। वो न होने के लिए हम रिकवरी और अदर सोर्सेज यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खातेदार ऐसे होते हैं कि जिनका रिपेमेंट होता नहीं है। इसीलिए हर सोसाइटी की तरफ से, हर बैंक की तरफ से जो लॉज अवेलेबल है, स्टेट कोऑपरेटिव के अंतर्गत सभी लोग दो ऑप्शन बैंक के सामने होते हैं, क्रेडिट सोसाइटी के सामने, स्पेशली बैंक के सामने दो ऑप्शंस होते हैं। आइदर दिस प्रॉपर्टी शुड सेल टू एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू नॉन बैंकिंग एसेट। क्योंकि बड़े बड़े लोन होते हैं, 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, 2 करोड़ का है, 2.5 करोड़ का है, वो सभी सेल आउट नहीं होता है, तो फिर भी एनपीए कम नहीं होता है। इसीलिए जिस सभी बैंकों ने और क्रेडिट सोसाइटी ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ली है, 2 बार 3 बार उनका ऑक्शन किया है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, वो सभी प्रॉपर्टी हम नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज अ एनपीए मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग कोई अलाउड नहीं करता, रिजर्व बैंक भी प्रॉफिट बुकिंग अलाउड नहीं करती है। जिस बैंकों ने इसमें कुछ काम किया है उस बैंकों ने प्रॉफिट बुक किया है और आरबीआई ने वो अलाउड नहीं किया है। इसीलिए ये अच्छी तरह से नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर होना चाहिए। ज़्यादा इंटरेस्ट जो होगा वो ओआईआर में ट्रांसफर होना चाहिए, उसकी अमाउंट फाइनल होनी चाहिए, उसकी एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें हम सिक्योराइजेशन एक्ट में भी काम करें और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में भी काम करें। उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रोसेस होनी चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके वाउचर्स होने चाहिए, और ये पॉलिसी सभी बैंकों ने अडॉप्ट करनी चाहिए। ऑन दिस बेसिस बैंक कैन कन्वर्ट देयर प्रॉपर्टी टू नॉन बैंकिंग एसेट। इट इज अ ट्रांसफर एंट्री। एक्चुअली पैसा आता नहीं है, लेकिन टेक्निकली एनपीए मैनेज हो जाता है। ये मैनेज करना ही बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, कोई समझ में नहीं आता। एट वंस वी ट्रांसफर आवर प्रॉपर्टी टू नॉन बैंकिंग एसेट, वी कैन ओन दिस प्रॉपर्टी अप टू 7 years, 7 साल तक हम रख सकते हैं। उसके बाद भी हमें 5 साल एडिशनल प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए मिलते हैं। ये सभी हिसाब से किया तो 12 साल तो बहुत सारे होते हैं। 12 साल में प्रॉपर्टी बिक सकती है और बैंक कैन परचेज द प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 9, जिसमें लिखा है कि बैंक कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी। इसके ऊपर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू नहीं किया है,
स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में भी कुछ गाइडलाइंस इशू नहीं किए हैं, फिर भी बैंक्स करते हैं, लेकिन जो होता है वो अच्छी तरह से होता नहीं है और ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये न होने के बजाय वी शुड मेक वन पॉलिसी फॉर नॉन बैंकिंग एसेट। उसमें हम पूरे डिटेल्स देते हैं, एक रफ ड्राफ्ट बैंक को देते हैं, पहले उसका फाइल का सभी ऑडिट बनाते हैं, कौन कौन से फाइल्स आपको नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर करने चाहिए। उसमें बेसिकली उसके 3 ऑप्शंस होने चाहिए, 3 ऑप्शंस नहीं होते तो प्रॉपर्टी नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर होती नहीं है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी के 3 ऑप्शन हो चुके हैं, आइदर इट शुड बी इन स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और सिक्योराइजेशन एक्ट, व्हाट इट मे बी। एग्रीकल्चरल लैंड होता है तो भी नॉन बैंकिंग एसेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा फाइल का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होने के बाद ही वी कैन मेक अ फाइनल अमाउंट ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। ये अकाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो पुराने अकाउंट्स है, प्रॉपर्टी जा नहीं रही है, मार्केट में हो नहीं रहा है, एआरसी के जाने के बजाय, क्योंकि एआरसी के लोग पैसे तो बहुत कम देते हैं और अभी प्रोविजन करने का भी आरबीआई सोच रही है, सर्कुलर आया है इसके ऊपर प्रोविजन करना चाहिए करके, तो एआरसी के बजाय एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। आज तक कुछ बैंकों में और क्रेडिट सोसाइटी में हमने कम से कम 100 करोड़ का काम किया है, और इसमें पॉलिसी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक पॉलिसी में एक नॉब रखता है कि जितना आपका लोन अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, उसके 10% या 15% से ज्यादा नॉन बैंकिंग एसेट में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे ज्यादा ट्रांसफर होता है तो लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है नॉन बैंकिंग एसेट करने से? आपका एनपीए मैनेज हो जाएगा। जिन बैंकों का एनपीए जीरो करना है वो भी दे कैन मेक दिस एनपीए टू जीरो। और जो प्रोविजन फ्री होती है, सपोज 1 करोड़ का हमने लोन दिया है, इसके ऊपर सिक्योर्ड कर्ज है, लॉस एसेट हुआ है, तो इसके ऊपर 1 करोड़ का प्रोविजन होगा, तो 1 करोड़ हम नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर करते हैं तो 1 करोड़ प्रोविजन फ्री हो जाती है। दिस फ्री प्रोविजन बैंक कैन यूज फॉर फ्री रिजर्व्स फॉर सीआरआर। अदरवाइज बैंक लॉस में है तो बैंक कैन ट्रांसफर दिस प्रोविजन अमाउंट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद कंसिडरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसके साथ डिस्कस करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनपीए मैनेज होता है, एनपीए ग्रॉस एनपीए कम हो जाएगा, नेट एनपीए कम हो जाएगा, प्रोविजन फ्री जो होती है दे कैन यूज इट, और जो प्रोविजन 10% जो 10% 15% नॉन बैंकिंग एसेट ट्रांसफर होते हैं उसके जगह मैनेजमेंट कैन सैंक्शन गुड लोन्स फॉर गुड कस्टमर्स। क्योंकि बैलेंस शीट क्लीन करना इट इज नाउ मैंडेटरी टू ऑल बैंक्स कि आपका बैलेंस शीट क्लीन होना चाहिए। उसमें बीडीडीआर से अमाउंट ट्रांसफर करके वी कैन राइट ऑफ द अकाउंट्स, बट बड़े बड़े जो अकाउंट्स होते हैं वो राइट ऑफ नहीं कर सकते, जिनकी सिक्योरिटी है वो अकाउंट राइट ऑफ नहीं हो सकते। कुछ जगह सिक्योरिटी होने के बाद भी अकाउंट्स राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन, अदरवाइज आरबीआई कैन टेक अ ऑब्जेक्शन। तो इससे बाहर जाने के लिए नॉन बैंकिंग एसेट इट इज अ गुड टूल फॉर मैनेजिंग द एनपीए। इसके बेनिफिट से इसका एक काम होता है, इसका पहला ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट सोसाइटी को या बैंक को मिलता है, उसमें हम अमाउंट देते हैं कि कितनी अमाउंट आपको नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर हो सकती है, कितनी प्रोविजन फ्री हो सकती है। उस होने के बाद ही ये सभी इसके लिए बोर्ड की सैंक्शन लगती है, और जो बैंक नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर करेगी वो सभी बैंकों को आरबीआई को सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि एज पर बोर्ड सैंक्शन वी हैव ट्रांसफर दिस अमाउंट टू नॉन बैंकिंग एसेट। कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड इन्फॉर्म टू आरबीआई कि हमने नॉन बैंकिंग एसेट में ट्रांसफर किया है। इट इज अ सिंपल टूल, वी कैन मैनेज आवर एनपीए, वी कैन रिड्यूस आवर एनपीए, वी कैन फ्री आवर प्रोविजन। इसके लिए जो टोटल सपोर्ट लगेगा तो टोटल सपोर्ट आपको मिलेगा फ्रॉम ऑडिट, वाउचर्स, सॉफ्टवेयर में भी इसका एक जीएल कोड निकालना पड़ता है, वो जीएल कोड डेबिट होना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी, बोर्ड को प्रेजेंटेशन करने के लिए एक ऑफिशियल नोट लगती है वो भी हम प्रिपरेशन करके देते हैं, और उसके ऊपर उसके साथ जो वाउचर बनाने चाहिए वो वाउचर भी बना के एंड टू एंड सॉल्यूशन में हम काम करते हैं। इसकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी का एक रफ ड्राफ्ट बैंक या सोसाइटी को दिया जाता है। Bank can read, society can read this policy. If you want any changes, please tell us. With discussions, we will final this policy. Then board can approve this policy and work on it. We can work on it. This is a simple solution.
इतना ही मुझे कहना है। आपको कोई क्वेश्चंस हो गए, कोई डिस्कशंस होगा, यू आर ऑलवेज वेलकम। मुझे पता नहीं कि सेशन में कितने बैंक्स है, कितनी सोसाइटीज है, पता नहीं, लेकिन सोसाइटी और बैंक कैन मैनेज द नॉन बैंकिंग एसेट। जो महाराष्ट्र स्टेट की क्रेडिट सोसाइटी है, उनके रिस्क वेटेज में चेंजेस आए हैं। जो नॉन बैंकिंग एसेट क्या है, इसके लिए 200% रिस्क वेटेज रखा है। इसके अलावा बाकी चेंजेस कुछ नहीं है। और महाराष्ट्र सोसाइटी में जो नॉन बैंकिंग एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में BDDR फॉर नॉन बैंकिंग एसेट अलग से प्रोविजन दिखाने की एक सर्कुलर आ गया है, वो प्रोविजन हम दिखा सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द फैक्ट। इफ एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, यू आर वेलकम। हेलो, हाँ सर, हेलो मेरी सर। एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन कुछ होगा तो आप अपना नाम और इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाकी कोई बात नहीं। बैंक हो गया, क्रेडिट सोसाइटी होगी तो मुझे पता चलेगा। हेलो, हाँ सर, मैं हाँ सर। नांदनी सहकारी बैंक, नांदनी कोऑपरेटिव बैंक, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। कोल्हापुर। रिकवरी ऑफिसर रुस्तम मुजावर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ बोला नांदनी सर। कोऑपरेटिव बैंक। हाँ ठीक है, हाँ, नांदनी कोऑपरेटिव बैंक ना? हाँ, नांदनी कोऑपरेटिव बैंक। ना, नांदणी ना? हाँ, रिकवरी ऑफिसर, हाँ, नांदनी नांदनी। नांदणी येऊन गेलो मी तुमच्या बँकेत, बोला सर। हो, माझा हा. प्रश्न असा आहे की आता नॉन बँकिंग ऍसेट मध्ये हम्म. आपण कोऑपरेटिव्ह मध्ये 185 करून नॉन बँकिंग ऍसेटला काही प्रॉपर्टी घेतो. हो हा, यामध्ये त्याला 7 वर्षाचा जो पिरियड आपण सांगितला, हो त्यामध्ये ती जर प्रॉपर्टी सेल आउट होत नसेल किंवा लीजवर जात नसेल किंवा त्याचा विल्हेवाट लागत नसेल काही टेक्निकल हम्म, प्रॉब्लेममुळे हम्म, किंवा रेव्हेन्यूच्या प्रॉब्लेममुळे, हम्म. या असेट आपण काय करू शकतो, कसं काय, त्यावर तोडगा काय आहे? नाही, मी तुम्हाला ते सांगतो, मुळात जर तुम्ही 185 करून जर खाती घेतली असतील तर त्याला हस्तांतरण पत्र करायला लागतं तुम्हाला 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर। ते केलं ना? ऐका ना, ऐका माझं म्हणणं। हस्तांतरण पत्र करून 185 ची जी ऑर्डर येते, त्या ऑर्डरमध्ये लिहिलेलं असतं की यापासून आपण उत्पन्नाचा स्रोत बघावा आणि उत्पन्न निर्माण करावे, असे अधिकार 185 मध्येच येतात साहेब। हो. आणि समजा पुढचा प्रश्न, समजा असं करूनही काही होत नसेल ना, तर ते आपण 12 वर्ष सांभाळावे आणि खातं राईट ऑफ करून टाकावं अनऑफिशियली। हा, अच्छा. आणि हा. सिक्युरिटायझेशन मध्ये आपण नॉन बँकिंग ऍसेटला 3 आपण जर का लिलाव त्याचे केले असतील, हम्म. तर अशा प्रॉपर्ट्या नॉन बँकिंगला दाखवून ते खातं राईट ऑफ करता येतं ना? नाही, खातं राईट ऑफ तुम्हाला करता येणार नाही, कारण नॉन बँकिंग असेटला ट्रान्सफर केल्यानंतर बँकेला ऍक्च्युअली सेलडीड करायला पाहिजे। ऍक्च्युअली सेलडीड होतं, तुमचा प्राधिकृत अधिकारी लिहून देतो आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरेदी करतो आणि बँक ती प्रॉपर्टी विकू शकते। मग ते ऑप्शन मधनं घ्यायला पाहिजे? नाही नाही नाही, नॉन बँकिंग असेट ट्रान्सफर करण्यासाठी बँकेला स्वतःला ऍक्च्युअली खरेदी खत केलं पाहिजे, तरच ती स्वतःची मालकी प्रस्थापित होते सिक्युरिटायझेशन ऍक्ट मध्ये। हा, मग तेच की सिक्युरिटायझेशन मध्ये लास्ट ऑप्शन मध्ये बँकेनं सहभाग करायला पाहिजे का डायरेक्ट काय आपण नाही केलं, खरेदी नाही करू? केलं तरी चालतो। बँक म्हणजे बँकेने एक रेझोल्युशन पास जरी केला बोर्डाने की आपल्याला खरेदी करायची आहे। अच्छा. तर नॉन बँकिंग ऍसेट मध्ये भाग नाही काही कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी येऊ शकतात? कुठल्या काय। कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी येऊ शकतात? कारण सिक्युरिटायझेशन मध्ये तर आपण ऍग्रिकल्चर घेत नाही. सिक्युरिटायझेशन ऍक्ट मध्ये तुम्ही रेसिडेन्शियल घेऊ शकता, कमर्शियल घेऊ शकता आणि नॉन ऍग्रिकल्चर एनए झालेली प्रॉपर्टी तारण घेऊ, ती सील्डेड करू शकता तुम्ही। पण एनए ती झालेली. केल्यानंतर, हा, ती केल्यानंतर त्याचा इन्शुरन्स, त्याचं काही रखवालदार असेल तर तो सगळा खर्च त्या नॉन बँकिंग असेटच्या अकाउंटला डेबिट पडला पाहिजे। तर आता आणि नवीन समजा फ्लॅट आरबीआयचा असेल, ऐका, फ्लॅट असेल, सोसायटी असेल, हा, अपार्टमेंट असेल, तर त्या अपार्टमेंटकडे स्वतःच्या मालकीचा मालकी हक्क दाखल व्हायला पाहिजे सिक्युरिटायझेशन ऍक्ट मध्ये। ओके. आणखीन एक विषय प्रश्न आहे. बोला ना सर. आरबीआयनं आता नवीन जे हे केलेलं आहे की नॉन बँकिंग ऍसेट जरी राईट ऑफ केले असतील अकाउंट, तर त्याला प्रोव्हिजन करा म्हणतात एनपीए. हो, राईट ऑफ केले असतील तर, असं म्हटलं मी तुम्हाला। हा, तेच की राईट ऑफ केलं असेल राईट तर ऑफ, प्रोव्हिजन करायला पाहिजे. राईट ऑफ केले असेल तर तरच विषय येतो। आपण नॉन बँकिंग मध्ये राईट ऑफ करतच नाही ना साहेब। नाही, कोऑपरेटिव्हला आपण 185 केलं ना, तर तो हा, अकाउंट क्लोज आपण ते 185 ला ऍसेटला अकाउंट दाखवतो. क्लोज होत नाही साहेब,
अकाउंट क्लोज होत नाही, त्याचा OIR शिल्लक राहतो. मग ते आम्ही ऑडिटमध्ये नॉन बँकिंग असेटची अमाऊंट तुम्हाला सांगतो की या रकमेचं होईल. त्याच्यामध्ये प्रॉफिट बुकिंग अलाउड नाही आहे साहेब कुठेही. हा प्रॉफिट नाही तिथे आहे, OIR परंतु क्रिएट होईल. त्यामध्ये प्रोव्हिजन करावी लागते का त्याला? नाही काही गरज नाही. ओके, गरज थँक्यू. नाही. नॉन बँकिंग असेट केल्यानंतर प्रोव्हिजन करण्याची गरज नाही. उलट जी प्रोव्हिजन Okay, फ्री thank you, होते ती प्रोव्हिजन तुम्ही वापरू शकता. ओके, थँक्यू. हा, थँक्यू. और कोई क्वेश्चंस? इसके बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. ओके सर, सो विल जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट. और तब तक हम ये करते हैं कि हमारे लिए 2 क्वेश्चन थे जिन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सहकारी बैंक से एक क्वेश्चन पूछा है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज पैठण. हाँ सर, ये मुझे लगता है कि वो वी वांट यूएटी सेटअप बिफोर 30 सितंबर. मुझे लगता है कि ये जो नया सर्कुलर आया है इसके बारे में है, तो मैं और मेरी टीम इसके बारे में उत्तर देंगे. तब ठीक तक है. किसी और को कुछ और पूछना है अशोक सर को तो आप पूछ सकते हैं. तो पहले हम बता देते हैं कि ये 30 सितंबर के डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हमारी क्या पोजीशन रहेगी मैं विक्रांत जी को बताऊंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका रिस्पांस दें. विक्रांत जी. Yes, sir, एक मिनट. छत्रपति शिवाजी का जो 30 सितंबर के पहले यूएटी का चाहिए, वो किस के लिए चाहिए एक्चुअली? छत्रपति शिवाजी से कोई बात कर सकता है? वो कर सकते हैं. आप बताएंगे. नहीं तो मुझे लगता है कि ये उस टाइम में आया जब मैं कंटिन्यूअस क्लियरिंग के बारे में बात कर रहा था. जी. यस. हेलो. हाँ. एक काम करते हैं ना, उनको जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए प्लीज. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ जी, हमें एनपीसीआई की तरफ से ऑर्डर आया है कि या सितंबर तक हमें यूएटी का सेटअप चाहिए. ओके. सीटीएस कंटिन्यूअस. एक्चुअली सीटीएस कंटिन्यूअस क्लियरिंग के लिए आज ही एक मीटिंग हुआ एनपीसीआई और आरबीआई के साथ. उनका कहना है कि 1 अक्टूबर से वो यूएटी शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने एक्चुअली डेडलाइन मांगा है हर एक वेंडर से कि कब तक आपका यूएटी रेडी हो जाएगा. हमारा अभी जैसे कि सर ने बोला कि हम लोग उस पे एनालिसिस और उसका जो कुछ भी डेवलपमेंट प्रोसेस है, डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस, उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और हम लोग आपको 1, 2 या 3 दिन में आपको उसका रिप्लाई दे देंगे. जी, थैंक यू सर. या थैंक यू. मेरे ख्याल से सन्मति बैंक का भी यही सेम क्वेश्चन है. यस, गो अहेड. ये सन्मति बैंक से सोमनाथ सर है क्या? हॅलो. हाँ, सन्मति बैंक से. हा तेच सर, सोमनाथ बोलतोय सन्मती बँकेत. हो बोला. सर आजच ते एनपीसीआय आणि आरबीआयचं मीटिंग झालं, त्या तुम्ही बोलत होता. बरोबर. हा, एनपीसीआय. हा, नेक्स्ट मंथ पासून त्यांनी यूएटी टेस्टिंग साठी काहीतरी म्हणजे फाईल्स मागितल्या. बरोबर. तेच मला विचारायचं होतं की डेव्हलपमेंट बाबा नेक्स्ट मंथ पर्यंत आपल्याला मिळेल काय त्याचे. हा, आपल्याला 1 अक्टोबर पासून त्यांनी यूएटी करायला सांगितलेलं आहे. आता जसं मी सांगितलं, जसं की असं छत्रपती शिवाजी बँकेला जसं सांगितलं सेम आता मी तुम्हाला सांगतो. 1 अक्टोबर पासून त्यांनी आपल्याला हे सांगितलेलं आहे, पण त्यांनी प्रत्येक वेंडरला आता त्यांनी हे विचारलं की तुमचं यूएटी कधीपर्यंत संपतोय, म्हणजे तुमचं तुम्ही डेव्हलपमेंटसाठी कधीपर्यंत रेडी होत आहे. त्या दृष्टीने मी आता सांगितलं की माझा त्याच्यावरती अनालिसिस आणि डिझाईन डेव्हलपमेंटची जी प्रोसेस आहे त्याच्यावरती आम्ही आता काम करतोय आणि त्याचं एक साधारण 2 ते 3 दिवसात आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देतोय. सगळ्या बँकांना एक मेल करून आपण रिप्लाय करतोय. ओके, ठीक आहे. ओके.
ओके, थैंक्स विक्रांत जी। किसी और को ये एनपीए अशोक सर से अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और आपकी कोई क्यूरी होगी वो भी आप लिस्ट को भेज दीजिए, दे विल फॉरवर्ड में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली, यस। हाँ, जैसे अभी अशोक सर ने बताया, ये सेशन होने के बाद भी आपको किसी को इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आपकी कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो प्लीज हमें आप भेज सकते हो। हम अशोक सर के साथ कंटिन्यूस टच में रहेंगे और उनको वो पास ऑन करेंगे। हाँ जी। ओके सर, अभी लगता है कि ये ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं है इनको, और जब भी कोई भी बैंक या सोसाइटी हमसे रीच आउट करेंगे हम आपको रेफरेंस दे देंगे। तो कैन आई लीव? सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योर टाइम, और आपके जो इंफॉर्मेशन थैंक यू सर, थैंक यू किया है इसके लिए धन्यवाद। Thanks to all. Thanks to all. Now I am leaving. Thank you. Thank you, Ashok sir. Thank you. Thank you, Girish sir. Yeah, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you all. ओके, तो अभी हम हमारे लिए अगर कोई और क्वेश्चंस है लिस्ट के बारे में इन रिगार्ड्स विद जो हमने अपडेट्स अभी तक बताए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है आप वो वैसे भी आप लोग आप बाद में भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, तो आप वो इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो हम ये सेशन को क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं। तो एसएसके जी वोट ऑफ थैंक्स बताएंगे। वोट टू यू एसएसके जी। नमस्कार। अभी जो नॉन बैंकिंग एसेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सर ने दी है, ये तो बहुत ही रिलेवेंट है हमारे सभी बैंक और सोसाइटी के लिए। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। दूसरा, जो अभी गिरीश सर ने जो बात की, जिसमें उन्होंने पूरा मंथ का जो रिव्यू लिया, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, कि जिसमें एसएमएस मित्रा है, कि जिसमें बैंकिंग एसएमएस बैंकिंग का इंक्लूड किया है हमने। कंटिन्यूस क्लियरिंग के भी कोई क्वेश्चंस आए हैं, इसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमें पता है कि कुछ IDBI के बैंक के भी अभी मीटिंग थी, इसमें आप बहुत बिजी थे। इसमें भी आपने जो समय निकाल के इस हमारे संवाद में आप सहभागी हुए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद चाहते हैं। थैंक यू, गुड डे। ओके, सबको धन्यवाद। फिर से अगले संवाद में मिलेंगे। तब तक आप हमारे CMS से जुड़े रह सकते हैं। हमारे कस्टमर सक्सेस मैनेजर आपके साथ बात करते हैं। आपको अगर कुछ बताना है तो आप बता के रख सकते हैं। सबको धन्यवाद। थैंक यू।